स्पाइन सीधी, 3 बार उनका उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ, 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप है, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से नित्य दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुद्धि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस दिव्य भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन कुमार जी गुप्ता उपस्थित हैं, सेमेस्टर 6 कर चुके हैं एसपस से कैंपस कोर्स में, वो आज की फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय कुमार सिंह उपस्थित है, सेमेस्टर 6 कर चुके हैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में और हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रिजमोहन जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रमेश चंद जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में हुमा खानम जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रशांत सिंह जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे रंजन कुमार जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के और हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है।
वहां के 3 मनीषियों की हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं SS सराफ सर। इन मनुष्यों की वजह से ही यह संस्थान आज इस रूप में प्रस्तुत है आपके सामने। इसके अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है, उनके भी हम कृतज्ञ हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तो वहां का एक मोटो है, एक उद्देश्य है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो उसी मोटो को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको नहीं बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में 2-3 लोग और उपस्थित हो गए हैं, मैं उन सभी का स्वागत कर रहा हूं। निरंजन गुप्ता जी हमारे आज के फैकल्टी हैं, तो वो ट्रीटाइज 7 में जो चैप्टर आपका 17 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज है और 6 चैनल एक्सिस के रूप में है। तो हमको इस विषय पर वार्ता करने के लिए वो आज आपके सामने प्रस्तुत हैं, तो मैं उनको हैंडओवर कर रहा हूं। खुद करेंगे कि मैं शेयर कर दूं? मैं शेयर कर दूंगा सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा प्रारंभ करें इससे पहले अपने गुरुजनों को याद करते हुए हम लोग इस कक्षा में प्रवेश करेंगे। आज जिस चैप्टर पे हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं वो अपना ट्रीटाइज 7 है, और इस पुस्तक को अलग अलग वे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। ये आदरणीय श्री MP खेमका सर की पुस्तक है, और इसे अध्ययन कर लिया जाए ऐसे कंडीशन में अपनी डायग्नोसिस, अपने ऑर्गन के फंक्शन को, अपने ऑर्गन के डिस्टरबेंस को, डिसबैलेंस को अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो कुछ कुछ टूल्स हैं इसमें, कुछ टूल्स का यूज करके हम लोग बीमारियों तक पहुंचने का काम करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था 8 गाइडिंग प्रिंसिपल, 8 पथ प्रदर्शक सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने माना था कि जो इन यांग है, हॉट कोल्ड है, एक्सेस डेफिशिएंसी है, और इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कहने का ये मतलब है, हम लोगों ने ये भी समझा था पिछली कक्षा में कि जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी 3 पेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं वो इन यांग का ही पैटर्न है। यानी हम लोगों को TCM सिद्धांत में अंत में आके रोग को जिस स्थान पे रखना है डायग्नोसिस के लिए, वो है इन यांग। अगर कोई भी उपचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बीमारी या तो यांग टाइप की है या तो इन टाइप की है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटाइज 7 में, या अलग अलग ट्रीटाइजों में, या चाइनीज की जो भी चीजें पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं इन यांग से जुड़ा हुआ होगा। तो कहने का ये मतलब है, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चैनल एक्सिस। और चैनल एक्सिस में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बीमारियों के स्टेज को पढ़ने जा रहे हैं, कि बीमारियों के अलग अलग स्टेज होते हैं। तो अलग अलग स्टेज में क्या होते हैं, कितने ऑर्गन है हमारे पास, और उस अलग अलग एक्सिस के क्या नाम है। तो सबसे पहले हम आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे, और फिर उसी के आधार पे हम लोग बात करते रहेंगे। तो हम आपसे पेज शेयर कर रहे हैं, उसी पेज के हिसाब से फिर हम लोग आगे बात करते हुए चलेंगे। तो आपके सामने हमारा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, हमारी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। हम लोगों ने देखिए बात किया है ट्रीटाइज 7, ट्रीटाइज 1, जितनी भी ट्रीटाइजेज पढ़ते हैं हम लोग कुछ करते नहीं। हम लोग करते क्या है, बीमारी को बैलेंस करने के लिए जो शरीर में डिसबैलेंस हुआ है, आपने ट्रीटाइज 1 में पहला चैप्टर पढ़ा होगा ऑर्थोपैथी और हेट्रोपैथी, सहज और असहज। यानी जब हम बीमार की अवस्था में होते हैं तो हमारा शरीर असहज हो जाता है, लेकिन वही जब हम अच्छे होते हैं, यानी हमारा ऑर्गन सही होता है, हमारे सारे फंक्शन सही होते हैं, फंक्शन में ओनली क्वी, ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, बाकी चीजें जो है वो अगर अपने लय में बह रही है, ठीक ठाक चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम ठीक ठाक होते हैं। उन्हीं को बैलेंस करने के लिए अलग अलग जो फॉर्मूलाज है, और उन्हीं फॉर्मूलाज को आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि चैनल एक्सिस क्या है। तो देखिए हम लोगों ने कई सारी चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ा। ट्रीटाइज 1 में जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें पहले चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि अपने शरीर में एनर्जी बहती है, ऊर्जा। तो जो ऊर्जा बहती है वो 2 लेवल पे बहती है, हम लोगों ने पढ़ा होगा। एक जो है सुपरफिशियल लेवल पे बहती है, और दूसरी एनर्जी जो बहती है वो डीप लेवल पे बहती है। तो जो सुपरफिशियल एनर्जी है, बायो एनर्जी है, वो जो रन करती है
वो ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से रन करती है। ऑर्गन क्लॉक हम लोग जानते हैं कि टीसीएम विद्वानों ने बताया है कि हर एक ऑर्गन में पर्टिकुलर टाइम में उस ऑर्गन में उस समय वो एनर्जी उसमें काफी प्रचुर मात्रा में होती है, वो ऑर्गन का फंक्शन प्रचुर बढ़िया होता है, अच्छा होता है। तो ये जो एनर्जी रन करती है 2-2 घंटे, इस तरह से रन करती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन, तीसरे ऑर्गन से चौथे ऑर्गन। तो कहने का ये मतलब है हम लोग चैनल धुरी में बीमारियों के स्टेज को पढ़ें, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये भी आपके काम की चीजें हैं। तो देखिए ये जो स्टेजेस है बीमारी की, ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग नाम है उसके। तो जैसे हम लोग उस स्टेज को बोलते हैं, जैसे चैनल को बोलते हैं ग्रेटर यांग एक्सिस, ब्राइटर यांग एक्सिस, लेजर यांग एक्सिस। उसी तरह से इन टाइप के जो आपके एक्सिस है, इन टाइप के जो चैनल्स हैं, उसको हम लोग ग्रेटर इन, लेजर इन, टर्मिनल इन, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि बीमारी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे जाती है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि जो एक्सिस है, चैनल एक्सिस है, इसमें अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीके से उपचार कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने 8 गाइडिंग प्रिंसिपल में पढ़ा था एक्सटर्नल इंटरनल, यानी हमारा शरीर बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है। और दूसरा कारण था कि हमारे शरीर में कोई ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाए, ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए, उससे भी हम बीमार होते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि बाहरी टाइप की जो डिजीज होगी, कोई अटैक आ गया या कोई किसी तरह का दिक्कत आ गया, वो एक्सेस टाइप की होती है, एक्यूट टाइप की होती है। लेकिन वहीं शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन प्रभावित हो जाए या इंटरनल पार्ट कोई गड़बड़ हो जाए, फंक्शन कोई गड़बड़ हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो अपनी बीमारी होती है वो यिन टाइप की होती है, यानी क्रोनिक टाइप की होती है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग चैनल एक्सिस में। तो इसमें देखिए आप देख रहे होंगे, इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा चैनल एक्सिस में स्टेजेस बताए गए हैं। तो हम लोग ऊर्जा की बात करते हैं, तो जैसे अपने पास अलग अलग ऊर्जा प्रवाह पथ हैं, हार्ट के लिए अलग, लंग्स के लिए अलग, पेरिकार्डियम के अलग, लीवर के अलग, लार्ज इंटेस्टाइन के अलग, स्टमक के अलग। तो अलग अलग अपने पास मेरिडियन है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा प्रवाह पथ। तो चैनल एक्सिस में हम लोग कई तरह से उपचार में उसका यूज करते हैं, हम एक दृष्टिकोण आपको दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें अलग अलग आपको दिख रहे होंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज क्या है, इसको ऊर्जा पथ नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा महापथ। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक स्टेज में, एक चैनल एक्सिस में 4-4 ऑर्गन है, 4-4 ऊर्जा प्रवाह पथ है। यानी अगर एक पथ में अगर 4-4 ऊर्जा पथ है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का महापथ। तो देखिए ऊर्जा का महापथ 4-4 भागों में 4-4 का स्टेज क्यों बनाया? एक स्टेज में लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन को ही क्यों लिया? सेकेंड स्टेज में हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को क्यों लिया? और थर्ड स्टेज में आप देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जो हम लोग बात करते हैं, ऊर्जा घूमते रहती है, मूव करते रहती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में। तो देखिए अपनी लंग्स मेरिडियन जो स्टार्ट होती है, लंग्स की एनर्जी जहां से स्टार्ट होती है, वो आपके चेस्ट से क्लेविकल बोन के पास से स्टार्ट होती है और ये समाप्त होती है कहाँ? आपके हाथ के अंगूठे में, LU11। और यहाँ से समाप्त जहाँ पे होती है, यहीं से एक लाइन निकलती है, एक एनर्जी की पथ निकलती है जो हमें दिखती नहीं, और वो सीधे जाके ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन के महापथ पे, ऊर्जा पथ पे। अब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन की दूसरी पथ जो स्टार्ट होती है, वो जाके समाप्त होती है कहाँ? LI1 स्टार्ट होती है, और LI1 समाप्त, जो LI20 समाप्त होती है, वो आपके फेस पे यानी नोज के ठीक बगल में यहाँ पे समाप्त होती है। और यहाँ से एक इंटरनल लाइन, एनर्जी लाइंस निकलती है और वो सीधे मिल जाती है यहाँ स्टमक पे, आंख के पास, इंटरनल रूप से ये जुड़ जाती है ऊर्जा प्रवाह पथ। और यहाँ से स्टार्ट होके ये पैर की उंगली में, जो आपका स्टमक मेरिडियन है, सेकेंड टो में जाके समाप्त होती है। और सेकेंड टो में समाप्त होने के बाद फिर वहां से एक एनर्जी लाइंस निकलती है, और वहां से निकल के वो आपके कहीं ना कहीं चेस्ट रीजन में आके रुकती है। स्प्लीन का SP21 पॉइंट आपके चेस्ट रीजन में ही रुकती है। तो देखिए एक ऊर्जा प्रवाह पथ का कंप्लीट ये हो जाता है कि एक एनर्जी स्टार्ट हुई लंग्स, चेस्ट से, और आप देख रहे हैं स्प्लीन फिर लास्ट में अगर इंड हो रहा है तो वो चेस्ट में ही आके इंड हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि ये एक पूरा का पूरा स्टेज है, एक साइकिल है। कहने का ये मतलब है कि किसी एक ऊर्जा प्रवाह पथ में गड़बड़ी हो तो आप सिंगल उस पथ पे भी ट्रीटमेंट देके उस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। कभी कभी 2 ऊर्जा पथ में गड़बड़ी हो तो इसका यूज कर सकते हैं, कभी कभी 4-4 में भी गड़बड़ी हो जाती है।
तो ऐसे स्टेज में, ऐसे कंडीशन में हम लोग इसके पूरे के पूरे पथ के पॉइंट्स को यूज करते हैं, जैसे लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, ये पूरा का पूरा एक स्टेज है। इस स्टेज में बीमारी घूम रही है, अगर हमने देखा तो कहीं ना कहीं इसके चारों के चारों के पॉइंट हम लोग यूज करते हैं। उसी तरह से हार्ट को देखेंगे तो हार्ट आपकी स्टार्ट कहाँ हो रही है, स्मॉल फिंगर से, और इंड कहाँ हो रही है, सॉरी आपके एक्जिला रीजन से, चेस्ट रीजन ही मानिए, एक्जिला रीजन से स्टार्ट हो रही है और स्मॉल फिंगर पे जाके समाप्त हो रही है। और यहीं से बगल से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है और समाप्त हो रही है आपके ईयर के बिल्कुल साइड में। और इसके बाद यहीं से एक लाइन निकलती है और यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन स्टार्ट होती है और वो पैर में छोटी उंगली में जाके समाप्त होती है। और फिर वहीं से छोटी उंगली में नीचे से वहां से किडनी की मेरिडियन स्टार्ट होती है और फिर वो आपके चेस्ट रीजन में समाप्त होती है। तो देखिए कहीं ना कहीं चेस्ट से स्टार्ट हो रही है और यहीं चेस्ट पे आके समाप्त हो रही है। सेम टू सेम कंडीशन है ऐसा। तो इसका अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में हम लोग यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा बताने का ये मकसद है कि अलग अलग बुक में चैनल एक्सिस को अलग अलग तरीके से बताया गया है। टिटाइज 1 में देखेंगे तो आपको चैप्टर 12 में आपको लोकोमोटर डिजीज टाइप में आपको इसका यूज दिखता है। जैसे आपके अलग अलग तरह के बॉडी में मूवमेंट्स है, यस बोन, नो बोन, आपके अलग अलग मूवमेंट है, हाथ के, कंधे के, फ्रोजन शोल्डर, अलग अलग आपके लोअर रीजन के अलग अलग लिम्स के उसके मूवमेंट हैं। तो लोकोमोटर में भी इस चैनल एक्सिस का यूज करते हैं कि इस दो मेरिडियंस के पाथवे को मिला दें। तो ऐसे कंडीशन में हम पूरे के पूरे इस एक्सिस को, जो गड़बड़ हो गई, हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा है, गर्दन का मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे हैं, लेफ्ट राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इस चैनल एक्सिस का हम लोग यूज करते हैं। उसको समझते हैं हम लोग किस प्रकार से हम इस चैनल एक्सिस को यूज कर सकते हैं। इसको बताने का मुख्य मकसद ये था हमारा। अब आपको हम सीधे उस चैप्टर पे ले चलते हैं, टिटाइज 7 के, जहां हमें बात करनी है। टिटाइज 7 के चैप्टर नंबर 17 जहां हम लोगों को बात करनी है, वो चैप्टर है 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज एंड द 6 चैनल एक्सिस। तो रोगों के 6 चरण और 6 चैनल धुरियां की बात कर रहे हैं। जो 6 चैनल एक्सिस की बात कर रहे हैं वो 6 चैनल एक्सिस यही है। अब ये 6 चैनल एक्सिस में अलग अलग स्टेज में कौन कौन सा एक्सिस हमारा कब प्रभावित होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली इस चैनल एक्सिस में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक्सेस और डेफिशिएंसी पैटर्न ही आपको इसमें मिलेगा। एक्यूट टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी और क्रोनिक टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी। इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें अलग अलग स्टेजेस में किस तरह का फीवर होगा, फीवर किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में तीव्र फीवर होगा, इसी चीज को समझेंगे। अगर फर्स्ट स्टेज में प्रभावित होते हैं तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे उसको हम लोग समझने का काम करते हैं। तो आइए हम लोग सीधा चैप्टर पे चलते हैं। सॉरी, चीन के एक्यूपंक्चर विद्वान जैंग जिंग, तो देखिए अलग अलग विद्वान है जिनकी अपनी अपनी रिसर्च है और उन्होंने जो पाया उस हिसाब से उन्होंने उसको अलग अलग पुस्तकों में मेंशन किया है। तो चीन के कोई विद्वान है जैंग जिंग, उन्होंने अपनी पुस्तक में टिटाइज ऑन फेब्राइल मिसलेनियस डिजीज, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है फेब्राइल एंड मिसलेनियस डिजीज में रोगों के 6 चरणों की व्याख्या की है। यानी फेब्राइल टाइप की डिजीज के 6 चरण के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अलग अलग टाइप के फेब्राइल डिजीज में किस किस तरह के सिम्टम होंगे, हमें किस किस चैनल एक्सिस पे ध्यान देना चाहिए, हमारा पॉइंट का चयन क्या होगा, हम किस तरह से उपचार करें, उसी को हम लोग समझेंगे। तो देखिए दूसरे इसमें अगर आए तो देखिए इसमें लिखा है, उन्होंने बताया कि शरीर में रोग के 2 कारण से आते हैं। यानी अपनी बॉडी में जो बीमारी आती है वो 2 टाइप से आती है। हम लोग गाइडिंग प्रिंसिपल में भी पढ़ा था। तो रोग का बाहरी कारण, यानी कोई मौसम जनित प्रॉब्लम है या बाहर से कोई पैथोजेंस आ गया, तो ये हो गया एक्सटर्नल डिजीज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। और दूसरा कारण जो है वो है डिजीज ड्यू टू इंटरनल कॉजेज। हमारे शरीर में ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है, एसेंस है, हमारे शरीर में ऑर्गन है, अगर उसके अंदर इंटरनल कोई गड़बड़ी आ गई तो 2 तरह के डिजीज हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरे इंटरनल। तो देखिए इसमें दिया है कि जब बाहरी कुप्रभावों से शरीर में रोग में प्रवेश करते हैं, यानी रोग शरीर में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम जो हमारे शरीर में आता है वो है फेब्राइल डिजीज, यानी कह सकते हैं फीवर। तो सबसे पहले ये फीवर के रूप में प्रकट होता है। तो देखिए अपने शरीर में हम लोग मानते हैं फीवर ठीक नहीं है, लेकिन वास्तविक में कहा जाए तो फीवर का आना बिल्कुल अच्छा है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बताता है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, काम कर रहा है। जब भी बाहर से कोई पैथोजेंस आता है तो ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम के सिपाही हैं उसमें लड़ाई होती है और वो ज्वर के रूप में हमारे शरीर में प्रकट होता है।
तो इसमें कहा जाता है ये कि अगर बाहरी प्रभाव से कोई चीज आया, बाहरी पैथोजन से आया, गर्मी से आया, सर्दी से आया, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि वो हमारे शरीर के लिए एक्सेस कंडीशन होता है, हमारे शरीर के लिए वो बिल्कुल नई चीजें होती है, तो उससे हमारा शरीर जो है बिल्कुल रिएक्ट करता है। तो जब रिएक्ट करता है तो ऐसे कंडीशन में अगर उसको उसी समय हमारे सिपाही या हम अपने ट्रीटमेंट के माध्यम से उस बाहरी आई हुई चीज को अगर बाहर कर दें, तो ऐसे कंडीशन में हम आगे की चीजों से बच सकते हैं। अगर हम उस समय उसको बाहर न कर पाए, जो बाहरी को प्रभाव से आया, हीट आया, कोल्ड आया या कोई पैथोजेंस आया, अगर हम उसको बाहर नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो समय पे अगर उपचार नहीं करें तो यह ज्वर शरीर के अंदर गहरे बैठता चला जाएगा। तो ये ज्वर बीमारी के रूप में, पैथोजेंस के रूप में, हीट के रूप में, कोल्ड के रूप में आपके शरीर के इंटरनल भाग में प्रवेश कर जाएगा, और इंटरनल भाग में अपने बहुत महत्वपूर्ण सब चीजें हैं, तो ये अंदर चला जाएगा। तो इसमें देखिए शरीर में ज्वर के खास 6 चरण होते हैं। तो उस 6 चरण में हमारी कौन कौन सी चैनल एक्सिस प्रभावित होगी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए लिखा है पहले चरण में ज्वर चर्म को पार कर अंदर प्रविष्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में ऊपर देखें तो सबसे ऊपरी लेयर है स्किन, तो स्किन को क्रॉस करके वो शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है, और जब इसको प्रविष्ट करता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले में फीवर होता है, और इसी फीवर को अगर रोक नहीं पाए, इसी को हम बाहर नहीं भेज पाए, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारे इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल चीजें, उस पर ये आक्रमण कर देगा, उसको ये प्रभावित कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या फीचर्स है इसके, साइलेंट फीचर्स हैं 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज के, क्या क्या हो सकता है। तो देखिए लिखा है शरीर में रोग का आक्रमण बाहरी कुप्रभाव से होता है। पॉइंट नंबर 2 में है सभी रोग सर्वप्रथम ज्वर अथवा शीत, कोल्ड के रूप में प्रवेश करते हैं। तो देखिए पॉइंट नोटेड है कि एक तो रोग का कारण बाहरी आक्रमण की वजह से हो सकता है, दूसरा कारण है या तो हीट के रूप में या तो कोल्ड के रूप में शरीर में प्रवेश करेगा। ठंड का समय है कोल्ड के रूप में, गर्मी का समय हीट के रूप में प्रवेश करेगा। रोग शरीर के अंदर बढ़ता ही जाता है और गहरे बैठता जाएगा। तो क्या है कि इसको अगर आपने रोका नहीं तो ये धीरे 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 इंटरनल भाग में प्रवेश कर जाता है। इसमें शरीर में रोगों के 6 चरण बताए गए हैं। छठे चरण में जो रोग है वो शरीर में किसी ऑर्गन पे चला जाएगा, इंटरनल भाग में बैठ जाएगा, आपके बॉडी फ्लूइड्स को प्रभावित कर देगा, आपके ब्लड को प्रभावित कर देगा, तो शरीर में बहुत गहरे बैठ जाएगा। रोग के प्रथम 3 चरण यांग होते हैं और बाद के 3 चरण इन होते हैं। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि हम लोगों को जहां पहुंचना है वो आखिर में हम लोगों को लास्ट में जहां पे रखना आके वो इन यांग ही है। तो रोग के पहले 3 चरण जो है, यानी 3 एक्सिस जो है स्टार्टिंग के, वो यांग टाइप के हैं, यानी इसमें यांग पैटर्न हमारा ज्यादा रहेगा, यांग के सिम्टम ज्यादा रहेंगे, और चैनल एक्सिस में भी हमारे यांग वाले ऑर्गन ही प्रभावित होंगे। तो रोग के प्रथम 3 चरण यांग है और बाद के 3 चरण जो है यांग इन है। तो हम लोग पहले ही इस बात को पढ़ चुके हैं कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है वो एक्यूट होती है, वो यांग टाइप की होती है, उसको हम लोग जल्दी ठीक कर ले जाते हैं। लेकिन बाद के स्टेजेज में अगर बीमारी और गहरी चली गई और पैठ गई, नीचे अंदर चली गई, तो ऐसे कंडीशन वही कन्वर्ट हो जाती है इनमें, यानी क्रोनिक स्टेज में। तो प्रथम 3 एक्सिस हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें यांग टाइप ऑफ होगा, और बाद के 3 स्टेजेस ऐसे होंगे जिसमें बीमारी की स्टेजेस इन टाइप की होगी, क्रोनिक टाइप की होगी। तो ज्वर प्रारंभ में 3 चरणों में एक्यूट होता है, बाद के 3 चरणों में क्रोनिक होता है। एक्यूपंक्चर विद्वान जिंग जंग ने पाया कि रोग के 6 चरणों का संबंध शरीर की, यानी हमारे शरीर में जो चैनल धुरियां हैं, चैनल एक्सिस हैं, उसमें से 6 चैनल एक्सिस हैं जिससे ये प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, और इस चार्ट में सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है रोग का चरण, कौन कौन से चरण होते हैं। और दूसरे लाइन में अगर देखें तो शरीर में रोग का स्थान, तीसरे में देखें तो प्रभावित चैनल एक्सिस, कौन सा चैनल एक्सिस प्रभावित हो रहा है, और चौथे स्थान पे देखें तो इससे रिलेटेड कौन सा ऑर्गन है जो प्रभावित हो रहा है, कौन सा ऑर्गन है जो फर्स्ट चैनल एक्सिस के अंदर आता है। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें रोग शरीर के बाहरी यानी चर्म आदि पे स्थित होते हैं, यानी सुपरफिशियल लेवल पे ये उस समय होता है, और इस चैनल एक्सिस का नाम है ग्रेटर यांग एक्सिस। इसको दूसरे नाम में कहें तो ताई यांग एक्सिस, और कहें तो मोस्ट यांग एक्सिस। तो अलग अलग नाम चाइनीज विद्वानों ने दे दिए,
चाहे आप ग्रेटर यांग याद रखिए, चाहे टाई यांग रखिए, जो भी याद रखना चाहे। तो फर्स्ट स्टेज है जिसमें अपना ग्रेटर यांग एक्सिस प्रभावित होता है, और इससे रिलेटेड जो ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर चैनल। तो देखिए ये जो एक्सिस है ये ग्रेटर यांग यानी दो चैनल को मिला रहे हैं, तो इसको थोड़ा ड्रॉ करके हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये एक्सिस बनती है, तो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो जैसे हम देखिए एक फिंगर अभी ड्रॉ कर रहे हैं आपके सामने, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अपनी इंडेक्स फिंगर, ये अपनी मिडिल फिंगर, ठीक है, और ये मान के चलिए आपका थंब है। हमने नेल बना दिया ताकि ये लगे यांग साइड का है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये देखिए हमने इसमें बना दिया मिडिल फिंगर और स्मॉल फिंगर। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि अपने ब्योल में अलग अलग मेरेडियंस हैं, तो जैसे अपने इंडेक्स फिंगर में देखें तो इस जगह जो मेरेडियंस हैं वो कौन सी है, यांग साइड में, इस साइड में बाहर की तरफ कौन सी मेरेडियन है, अंगूठे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन, सेंटर में ट्रिपल वार्मर, और अंदर की तरफ जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। मिडिल फिंगर में देखें तो इस साइड में कौन सी मेरेडियन है, स्टमक, सेंटर में कौन सी मेरेडियन है, तो वो है गॉल ब्लैडर, और बाहर की तरफ जो मेरेडियन है अपनी वो है यूरिनरी ब्लैडर। देखिए जो चैनल एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं ग्रेटर यांग चैनल की, ग्रेटर यांग एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ग्रेटर से आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, ग्रेटर यांग। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सिस बनाते हैं यानी कोई ऐसी मेरेडियन, यानी दो को जोड़ के एक मेरेडियन हम लोग बनाएंगे, एक एक्सिस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से एसआई की तरफ से SI1 यहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एनर्जी को, और इस तरह से चलते हुए यहाँ यूबी चैनल में ये जुड़ जा रही है। तो एसआई में नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स की अगर बात करें तो कितने पॉइंट है, 19। यूरिनरी ब्लैडर में अगर बात करें नंबर ऑफ टोटल पॉइंट है 67, और दोनों को अगर कैलकुलेट कर दें तो कितने पॉइंट हो जाते हैं, 87, 86। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर देखेंगे तो उसी हिसाब से, यानी इस चैनल एक्सिस में अगर कोई सबसे बड़ा चैनल है तो आपका वो एसआई और यूबी चैनल है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लंबी चैनल है, सबसे बड़ी चैनल है, 86 पॉइंट है, सबसे बड़ी चैनल है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ग्रेटर यांग एक्सिस। उसके बाद आपका फिर इसी तरह से TW और GB, और उसी तरह से फिर आपका LI और ST चैनल, इस तरह से इसी तरह से इसके अलग अलग नोमेनक्लेचर नाम दिए गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, तो इस चैनल एक्सिस को यूज करते हैं अलग अलग वे में। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रेटर यांग और ब्राइटर यांग और लेजर यांग दिए गए हैं, उसी के हिसाब से दिए गए हैं कि सबसे बड़ी एक्सिस, उसके बाद की बड़ी एक्सिस, और सबसे छोटी एक्सिस। तो बड़ी एक्सिस हो गई आपकी ग्रेटर यांग, ब्राइटर यांग, और फिर लेजर यांग, या लेजर यांग कह सकते, लेजर यांग एक्सिस। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेज में ग्रेटर यांग प्रभावित होगा, और इसमें एसआई और यूबी चैनल, यानी ये एक्सिस एसआई और यूबी, ये एक्सिस प्रभावित होगा। स्टार्टिंग में चर्म आदि प्रभावित होगा। सेकेंड स्टेज में अगर बीमारी यहां से और आगे निकला तो थोड़ा सा अंदरूनी भाग में प्रवेश करेगा, जो कि है हमारा ब्राइटर यांग एक्सिस। इसमें हमारा एलआई और स्टमक चैनल, यानी ये एक्सिस हमारा प्रभावित होगा। इसके बाद और बीमारी थोड़ा प्रवेश कर जाए, यानी ये 3 स्टेज जो है वो यांग टाइप ऑफ स्टेज है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीसरे स्टेज में रोग शरीर के आधे प्रवेश कर जाता है, यानी शरीर के अंदर आधा प्रवेश कर गया, लेजर यांग में प्रवेश कर गया। और यहाँ पे जो हमारा चैनल प्रभावित हो रहा है वो ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर, ये चैनल एक्सिस प्रभावित हो रहा है हमारा। अब यहाँ तक ये 3 स्टेजेस जो हैं वो एक्यूट टाइप हैं, यांग टाइप हैं, ये जल्दी ठीक हो सकते हैं। यहाँ से रोग को, बाहरी को प्रभाव को आप बाहर भेज सकते हैं, जल्दी ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ के बाद ये क्या हो गया, अगर आपने इसको रोक नहीं पाया तो यहाँ से ये आपके शरीर के इंटरनल भाग में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ से आपके इंटरनल ऑर्गन, ब्लड, बॉडी फ्लूइड, ये सारी की सारी चीजें प्रभावित हो सकती हैं, आपके वाइटल ऑर्गन प्रभावित हो जाएंगे। तो देखिए 4th स्टेज में रोग शरीर में 2/3 प्रवेश कर जाता है, और बीमारी इन टाइप ऑफ डिजीज हो जाती है। अभी तक जो रोग था बाहर था, यांग था, लेकिन अब यहाँ से बीमारी इन टाइप की हो गई। यहाँ जो हमारी एक्सिस प्रभावित हुई वो ताइन, या फिर इसको बोलते हैं ग्रेटर इन,
और इसमें हमारा चैनल लंग्स और स्प्लीन चैनल प्रभावित हुआ। उसके बाद फिफ्थ स्टेज में देखें तो बीमारी थर्ड फोर्थ यानी 3/4 प्रवेश कर जाता है। इसमें हार्ट और किडनी प्रभावित हो जाती है और इस चैनल का नाम है लेजर इन एक्सिस। हार्ट और किडनी ये दोनों प्रभावित हो जाते हैं, यानी इन दोनों की एक्सिस पे ट्रीटमेंट देंगे तो ऐसे कंडीशन में फिर बीमारी को हम ठीक कर लेंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद सिक्स स्टेज हमारा लास्ट स्टेज है, शरीर में पूर्णतः बीमारी अंदर प्रवेश कर गया। तो ऐसे कंडीशन में जो बीमारी अंदर प्रवेश कर गई तो वो अपने मन माफिक सिम्टम देगा, कभी कोल्ड टाइप का, कभी हॉट टाइप का, कभी मिक्स टाइप का। तो ऐसे कंडीशन में समझ लीजिए कि बीमारी की स्टेजेस बहुत अंदर बैठ गई, उसको निकालने में भी समय लगेगा। आप देखिए वाइटल ऑर्गन लीवर केमिकल फैक्ट्री है, कई तरह के केमिकल बनाती है वो दुश्मनों को समाप्त करने के लिए, वो प्रभावित होने लग जाएगी, बीमारी क्रॉनिक हो जाएगी, ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी सिक्स स्टेज में जो है बीमारी, उसमें हमें लीवर और पेरिकार्डियम इस चैनल एक्सिस पे उपचार करना चाहिए। तो देखिए इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम को सिर्फ नाम से समझ सकते हैं। तो रोग प्रथम चरण में है, पहली चैनल धुरी जो है अपनी वो है ग्रेटर यांग एक्सिस, जिसमें यूबी और एसआई चैनल प्रभावित होती है। अतः उपचार जो हम लोग करेंगे वो यूबी और एसआई चैनल पे करेंगे। रोग छठे चरण में है तो चैनल धुरी देखिए आप लीवर और पेरिकार्डियम। तो यहाँ बताते जा रहे हैं जिस चीज को हम लोगों ने चार्ट में पढ़ा है कुछ कुछ ठीक वहां यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे दिखा गया है। तो देखिए इसमें लिखा गया है सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज। तो फर्स्ट स्टेजेज ऑफ डिजीज में जो है इसे ताई यांग या ग्रेटर यांग कहते हैं। इसमें एसआई यूबी चैनल एक्सिस होती है। इसमें रोगी को फियर और कोल्ड और विंड होता है। तो देखिए यहाँ कुछ करना नहीं है आपको। फेब्राइल टाइप ऑफ डिजीज हो, गर्मी के समय है, ठंड का समय है, अचानक से बुखार आ गया, अचानक से ठंड लग रही है, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपने अगर इस स्टेजेस को पढ़ लिया अच्छे से, इस बीमारी के लक्षण को समझ लिया, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगा। जरूरत रहेगा सिर्फ इससे मिलान करने की कि बीमारी का स्टेज कौन सा है, उसको सिम्टम को देख के हम आसानी से उपचार कर सकते हैं। तो देखिए रोग का लक्षण क्या होगा फर्स्ट स्टेज में। तो देखिए फेब्राइल डिजीज की बात कर रहे हैं तो पहला स्टेज में देखिए रोग का जो लक्षण है वो है ज्वर, सर में दर्द होना, ठंड से भय लगना, वायु अच्छी न लगना, फ्लोटिंग तैरती हुई नब्ज, शरीर में दर्द होना, एक इन बॉडी। तो ये लक्षण आपके आएंगे अगर आपका प्रथम चरण में रोग आपके शरीर पे अटैक किया है। आपके शरीर में अगर स्किन लेवल पे ये है, चर्म लेवल पे है, तो आपके शरीर में ये सिम्टम आपको अपीयर होगा। रोग का प्रथम चरण 2 प्रकार का होता है। तो जो आपके शरीर पे सुपरफिशियल लेवल पे जो अटैक होगा उसमें 2 टाइप ऑफ डिजीज बताए हैं। एक बताया है अटैक ऑफ विंड कोल्ड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज, और दूसरा बताया है अटैक ऑफ कोल्ड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज। तो देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक है अटैक ऑफ विंड और दूसरे में देखें तो अटैक ऑफ कोल्ड। तो कहने का ये मतलब है जिसमें अटैक ऑफ विंड हो उसमें हवा अच्छी नहीं लगेगी। विंड है, गर्दन में कड़ापन आ सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, पसीना आ सकता है, और जो नब्ज होगी वो थोड़ा धीमी चलेगी। तो ये विंड का अटैक अगर हो अपने शरीर में तो ये सिम्टम आएंगे। और अगर कोल्ड का अटैक हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फीवर हो सकता है। विंड में फीवर नहीं होगा, उसमें स्टिफनेस आ सकती है, लेकिन अगर कोल्ड का अटैक होगा तो ऐसे कंडीशन में फीवर आ सकती है, लो ग्रेड फीवर आ सकती है, बहुत तेज नहीं। इसके अलावा ठंड अच्छा ना लगना, गर्दन में कड़ापन, देखिए कड़ापन इसमें भी आएगा। इसके अलावा सर दर्द, शरीर में तीव्र दर्द। तो देखिए थोड़ा सा अंतर है, अगर आप देखें तो विंड में शरीर में दर्द है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें कोल्ड में तो शरीर में तेज दर्द है। कोल्ड है तो पसीना नहीं आना, सांस छिछली और नब्ज में जो है कड़ी नब्ज मिल रहा है। तो आप जब जानते हैं कि वायु जब ठंड होता है, ठंड में चीजें क्या होती हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि नब्ज कड़ी हो जाएंगी। तो ये 2 सिम्टम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि विंड का स्टेज का अगर अटैक ऑफ विंड हो फर्स्ट स्टेज में हो तो आपको ये लक्षण मिलेंगे। अटैक ऑफ कोल्ड हो फर्स्ट स्टेज में हो तो आपको ये लक्षण मिलेंगे। इससे आप अंतर कर सकते हैं कि अटैक विंड का है कि अटैक कोल्ड का है। अटैक ऑफ विंड में रोगी को हवा अच्छी नहीं लगती, अटैक ऑफ कोल्ड में रोगी को ठंड अच्छी नहीं लगती। तो इससे आप डिफरेंस कर सकते हैं, एक में हवा अच्छी नहीं लग रहा है और दूसरे में ठंडा अच्छा नहीं लग रहा है। अटैक ऑफ कोल्ड में सर दर्द होता है और अटैक ऑफ विंड में सर में भारीपन होता है। दोनों में देखिए इस तरह से अंतर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको पढ़ के। इसके अलावा शरीर में एकाएक कड़ापन हो जाए, रिजिडिटी हो जाए, तो ये विंड के वजह से होता है। एकाएक फेशियल पैरालिसिस हो जाए, गर्दन अकड़ जाए,
तो एक्सटर्नल विंड का अटैक है। शरीर का लकवा हो जाए तो इसे इंटरनल विंड का समझना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि आपकी गर्दन अकड़ जाए, कंधा अकड़ जाए, तो इसे समझना चाहिए कि अपने शरीर में एक्सटर्नल विंड का अटैक है। लेकिन वहीं अगर पैरालिसिस होता है, शरीर का बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होता है, बॉडी में पैरालिसिस होता है, तो ऐसे कंडीशन में इसे समझना चाहिए ये शरीर का इंटरनल फैक्टर प्रभावित हुआ है। इसमें इंटरनल विंड प्रभावित करती है जिसकी वजह से लकवा होती है। अटैक ऑफ विंड में रोग एकाएक तीव्र गति से प्रभावी होता है। तो अटैक ऑफ विंड होगा तो रोग जो है एकाएक तीव्र गति से प्रकट होगा, अचानक से। लक्षण जल्दी जल्दी बदलेंगे, स्थान परिवर्तित करते रहेंगे। ये शरीर के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है। और ऊपरी भाग में क्या है? ऊपरी भाग में जो हमारा है वो है लंग्स। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे स्किन लेवल पे अलग अलग की फ्लो करती है, जिसमें से एक की है जो हमारे शरीर की रक्षा करती है, जिसको हम लोग डिफेंसिव की के नाम से जानते हैं, डिफेंसिव की। तो इस डिफेंसिव की का जो गवर्नर है, कंट्रोलर है, वो है लंग्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अटैक ऑफ विंड कोल्ड में रोग एकाएक तीव्र गति से प्रकट होता है, लक्षण भी चेंज होते रहेंगे, स्थान भी परिवर्तित होता रहेगा। इसके अलावा ये शरीर के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है। तो आप देखते हैं जब भी आपके शरीर में इस तरह का अटैक होता है तो आपके लंग्स प्रभावित होते हैं, आपके नोज चलने लगती है, छींक आने लगती है, आंख से पानी आने लगता है। तो अलग अलग सिम्टम जो होते हैं वो शरीर के ऊपरी भाग पे ही होता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके चर्म प्रभावित होते हैं, आपके स्किन लेवल पे चीजें जाती है। एक्सटर्नल विंड शरीर पर चर्म के माध्यम से प्रवेश करती है, आक्रमण करती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे शरीर पे जो फर्स्ट स्टेज लेयर है वो है स्किन। तो कोई भी चीजें अगर अटैक करेगी तो सबसे पहले इसी पे आक्रमण करेगी, इसी के माध्यम से होके शरीर में प्रवेश करेगी। तो देखिए यह चर्म के पास स्थित डिफेंसिव की से लड़ती है। रोगी को ठंड लगने लगती है, उसे हवा अच्छी नहीं लगती, बाहरी विंड शरीर की डिफेंसिव की के लड़ाई के कारण ज्वर हो जाता है। तो बाहर से जो कुप्रभाव आए, ठंड आया, गर्मी आई, उससे हमारे डिफेंसिव कुई की लड़ाई होती है। और जब लड़ाई होती है तो ऐसे कंडीशन में वहां क्या होता है, गतिविधि तेज हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें फीवर, ज्वर के रूप में हमें मिलता है देखने को। इसके अलावा जो बाहरी विंड है ये गले में बात अवरुद्ध हो जाती है, गले में खुजली, बोलने में असुविधा, इस तरह के आपके सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। खासतौर पर शरीर में अकेले इंटरनल विंड का आक्रमण कम होता है। तो देखिए पॉइंट नोटेड है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि शरीर पे ओनली विंड का अटैक बहुत ही कम होता है, क्योंकि हवा जब भी आती है तो अपने साथ या तो हीट को या तो कोल्डनेस लेके आती है। बहुत कम स्टेज होती है कि ओनली विंड का अटैक होता है। ज्यादातर ये अपने साथ ठंड या गर्म को लेके आती है, उसके साथ लेके आक्रमण करती है। तो ठंड के साथ अगर ये आपके शरीर पे आक्रमण करती है तो इसे हम लोग बोलते हैं अटैक ऑफ विंड कोल्ड। अगर ये हीट के साथ आती है, अगर ये विंड अपने साथ हीट लेके आती है, इसे हम लोग बोलते हैं विंड हीट, अटैक ऑफ विंड हीट। तो आक्रमण जब विंड कोल्ड होता है तो इसमें विंड की मात्रा ज्यादा होती है और कोल्ड की मात्रा कम। देखिए जब आक्रमण जब आक्रमक विंड कोल्ड में विंड की मात्रा ज्यादा और कोल्ड की मात्रा कम होती है तो रोम छिद्र खुले रहते हैं, थोड़ा पसीना आता है और नब्ज धीमी होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर विंड कोल्ड का अटैक हो रहा है और विंड की मात्रा ज्यादा लेकिन कोल्डनेस की मात्रा कम है, तो उसमें सिम्टम में देखिए क्या दिखेगा आपको, रोम छिद्र थोड़ा खुला है तो स्वाभाविक बात है थोड़ा पसीना आएगा, नब्ज धीमी होती है। लेकिन वहीं आक्रमण विंड कोल्ड का हो, विंड की मात्रा कम हो और कोल्डनेस की मात्रा ज्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ठंड लगती है तो चीजें सिकुड़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे रोम छिद्र भी सिकुड़ जाते हैं, बहुत कम खुले रहते हैं। तो जब रोम छिद्र बंद हो जाते हैं या बहुत कम खुलते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पसीना नहीं आता है, नब्ज जो है इसमें भी धीमी ही चलती है। तो इसमें आप ये डिफरेंस कर सकते हैं कि इसमें विंड कोल्ड में विंड की मात्रा ज्यादा है या विंड कोल्ड में कोल्ड की मात्रा ज्यादा, इससे पता चल जाएगा। पसीना आपको बता देगा, इससे आपको पता चल जाएगा। जब आक्रमण विंड हीट में विंड की मात्रा ज्यादा और हीट की मात्रा कम होती है, देखिए जितनी भी लाइन है समझिए एक एक फॉर्मूलाज है, अगर ये आपके दिमाग में रहेंगे तो आप आसानी से, पेशेंट अगर बता रहा है तो उससे आप पूछ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक एक लाइन जो है ये लिखा हुआ समझिए एक तरह फॉर्मूला है, ये आपको डायग्नोसिस में मदद करेगा। तो देखिए जब विंड हीट में विंड की मात्रा ज्यादा और हीट की मात्रा कम होती है तो इसे साधारण सर्द और गर्म कहते हैं, बोलते हैं ना साधारण सा सर्दी गर्मी हो गई, लग गई है थोड़ा बड़ा।
उसके बाद जब आक्रामक, यानी अभी तक जो विंड हीट की मात्रा थी यहाँ पे, इसको हम लोग सर्द गर्म के रूप में समझिए। लेकिन अगर वही विंड में विंड की मात्रा कम और हीट की मात्रा ज्यादा हो, तो इसको जैसे हम लोग स्टेजेज ऑफ प्रिंसिपल में जब हम लोग पढ़ रहे थे, गाइडिंग प्रिंसिपल, जब आप उसमें पढ़ेंगे और इन और यांग में, तो अलग अलग टाइप का है। तो जैसे कहीं पे हीट अगर बहुत ज्यादा इन जो बॉर्डर लाइन है उससे बहुत ज्यादा निकल जाए तो हम लोग बोलते हैं उसको एक्सेस टाइप, और बहुत ज्यादा नीचे हो जाए तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी टाइप। तो जैसे देखिए इसमें क्या है कि हीट, विंड की मात्रा कम है, हीट की मात्रा ज्यादा है, तो ये एक्सेस टाइप है, यानी फुल हीट टाइप का है। इसमें सन स्ट्रोक, जिसको लू के रूप में जानते हैं। तो आसानी से इसको पहचान कर हम लोग उपचार कर सकते हैं कि हमारे शरीर पे हीट का अटैक हुआ, तो इसमें विंड की मात्रा कम, हीट की मात्रा ज्यादा है। ऐसे कंडीशन में हम समझ गए कि लू लग गई। हमारे शरीर के जो इंटरनल फैक्टर हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे, हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसा करें कि वो उस गर्मी को हम बाहर कर दें, उस विंड को बाहर निकाल दें। तो ऐसे कंडीशन में हम अपने शरीर के बॉडी फ्लूइड्स की रक्षा कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गन को बचा सकते हैं। तो इस तरह से एक एक जो ये पैटर्न दिए हुए, इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं, इस तरह से समझ के आप। अब देखिए उपचार में किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो देखिए प्रथम चरण के ज्वर में प्यास नहीं रहती और पसीना भी नहीं आता, पर ठंडक लगती है, हवा अच्छी नहीं लगती। सामान्यतः रोग होते ही SI3, UV60 और UV62। तो आप SI3, UV60 या SI3 और UV62 पर उपचार देने से प्रथम चरण के रोग ठीक होते हैं। तो इसमें आप इस चैनल एक्सिस में इन दोनों के पॉइंट्स का यूज करके भी आप इस रोग को ठीक कर सकते हैं, जहां पे पसीना नहीं हो, प्यास नहीं हो, हवा अच्छी नहीं लग रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट स्टेज में हमें समझ में आ गया, तो हम इन पॉइंट को लगा के रोग को ठीक कर सकते हैं। प्रथम चरण के रोग में ग्रेटर यांग चैनल एक्सिस यानी SI और UV एक्सिस हमारा प्रभावित हुआ है, तो SI और UV एक्सिस से रिलेटेड पॉइंट को देके हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग उस विंड को निकालने के स्पेसिफिक TCM विद्वानों ने पॉइंट दिए हैं। उसके गवर्नर, हमारे शरीर में 2 गवर्निंग चैनल्स हैं, कंसेप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल्स। तो उसके गवर्निंग वेसल्स के जो मास्टर पॉइंट है उसका यूज करके हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, आप देखें अगर तीसरे पॉइंट नंबर 3 पे, तो सबसे पहले UV12 पर उपचार देके एक्सटर्नल विंड को बाहर निकाला जाता है। तो आप इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके शरीर में चाहे विंड कोल्ड का अटैक हो, विंड हीट का अटैक हो, या ओनली विंड का भी अटैक हो, UV12 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विंड को शरीर से निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है UV12। इसको लगा के किसी प्रकार के विंड को शरीर से आप बाहर निकाल सकते हैं। इसके साथ देखिए लिखा है, ऐसा UV12 पर मोक्सा द्वारा या कपिंग द्वारा या स्टार मैग्नेट, तो ये मेथड बताए गए हैं। अपने पास अलग अलग मेथड है। हम लोग मोक्सा करते हैं, एक हर्ब आती है मोक्सा की, उसको यूज करते हैं, या फिर हम लोग फिर एक नमक की पोटली को बना के उस पर सिकाई करते हैं, उसको भी मोक्सा ही बोलते हैं हम लोग। कपिंग थेरेपी कर लेते हैं, या फिर स्टार मैग्नेट लगाकर उस पर उपचार करते हैं, ताकि वो जो बाहरी प्रभाव जो हमारे शरीर पे आया उसको हम बाहर कर दें। तो आपको ध्यान देना चाहिए इस चीज को, हमेशा आप ध्यान रखिए कि UV12 को आप हमेशा यूज कर सकते हैं विंड को बाहर निकालने के लिए। बहुत तेज इचिंग हो रही है, उसमें भी आप UV12 का यूज कर सकते हैं। विंड है, बहुत इचिंग हो रही है, उसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये विंड को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें कपिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। कंट्रोलर ऑफ यांग गवर्निंग वेसल्स के GV16 पर भी उपचार देके, तो देखिए आपके शरीर से विंड को निकालने के 2 पॉइंट आपको महत्वपूर्ण मिले, एक UV12 और दूसरा गवर्निंग वेसल 16। इन 2 पॉइंट्स को लगा के आप शरीर में आए इंटरनल विंड को बाहर कर सकते हैं। विंड अकेले नहीं आता, या तो कोल्डनेस लाता है या तो हीट लाता है। तो इसके साथ आप क्या करें, अगर विंड हीट लेके आया है तो इसके साथ हीट के पॉइंट को जोड़ दें, कि कुछ ऐसा पॉइंट लगाएं हीट ड्रेन हो जाए। कोल्ड लेके आया तो इसके साथ कुछ ऐसा पॉइंट लगाएं जिससे कोल्ड ड्रेन हो जाए। तो UV12 कॉमन है, इसको आप लगा सकते हैं। UV16 गवर्निंग वेसल 16 ज्यादातर विंड हीट के कंडीशन में यूज करते हैं, लेकिन आप दोनों ही कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। गवर्निंग वेसल 16 और UV12 इसको लगा सकते हैं। तो देखिए इसके साथ, हाँ जी सर एक बोल रहे थे कि जैसे आपने अभी बोला ग्रेटर यांग को जो नियंत्रण करता है GV, ठीक है, तो GV20 पे ही अगर हम लोग लगा देंगे तो पूरा गर्मी नहीं निकल जाएगी एक ही बार में? क्या बोल रहे हैं सर? GV20 है ना, जो अपना ग्रेटर यांग को कंट्रोल करता है, पूरे यांग को कंट्रोल करता है, तो ऑर्गन को, और यांग अपना हीट है,
तो हीट को अगर GV20 को ही हम लोग मतलब ब्लैक कलर यूज करेंगे तो वो हटा नहीं देगा गर्मी सारी? देखिए बात सही है, कंट्रोलर पॉइंट है, हम कर सकते हैं और उसके सैकड़ों फायदे हैं उस पॉइंट के, हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अभी जिस चैप्टर पे हम लोग जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल विंड की बात कर रहे हैं। हम लोगों को एक्सटर्नल विंड निकालना, ना कि पूरे चैनल की एनर्जी को निकालना या कम करना है। हमें एक्सटर्नल विंड निकालना है, और एक्सटर्नल विंड निकालने की स्पेसिफिक पॉइंट है UV12 और UV12 और GB16। ओके सर, ठीक है, ठीक है क्लियर सर, है, आगे चले। यस सर। ओके, तो देखिए जब बाहरी वात के आक्रमण से गर्दन अकड़ जाए, तो बहुत बार देखते हैं ना कि लोग, आप अगर एलोपैथ सिस्टम में देखेंगे, बुराई नहीं करते हम लोग, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अगर किसी के गर्दन में अगर प्रॉब्लम है, अगर मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर बोलते हैं इसको स्टेबल कर दो। तो स्टेबल करने के लिए वो एक पट्टा लगा देते हैं गले में, और उस पट्टे को लगा के व्यक्ति अकड़ा हुआ रहता है हमेशा एक ही स्टेज में, लेफ्ट राइट नहीं कर पाता। लेकिन उस चीज को वो नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि इनके सर्वाइकल रीजन के किसी मनके में कोई दिक्कत आ गई, कोई कंप्रेशन आ गया, उसकी वजह से गर्दन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, प्रभावित हो गया, इन्फ्लामेशन है जी। लेकिन बात यहाँ देखिए, अपनी थेरेपी देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं इसमें बता रही हैं कि यहाँ हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे बाहरी वात का आक्रमण हुआ है। तो जो बाहरी वात का आक्रमण हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, हमारे गर्दन में अकड़ आ गई, अकड़ गया गर्दन। तो ऐसे कंडीशन में से रिलेटेड देखिए, गर्दन की अकड़न से, यानी गर्दन में जो वात का अटैक हुआ, उसको निकालने के लिए आप इस चैनल के एक्सिस का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए आप SI3, 6, UV60, UV10, UV11, UV12। तो आप अगर देखें इन सारे के सारे पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, UV10, 11, 12, ये तीनों के तीनों पॉइंट आप देखेंगे तो बिल्कुल गर्दन पे ही है। UV60 जब आप पढ़ेंगे तो ये स्पेसिफिक इस जगह का सर्वाइकल रीजन के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। SI3, 6 ये भी पॉइंट आपके सर्वाइकल से जुड़े हुए हैं, अगर आप ध्यान दें तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये आपके जो गर्दन में वात का आक्रमण हुआ है, ये यहाँ से इस विंड को भी निकालेगा और यहाँ के उपचार को भी ये कर देगा। यहाँ से रिलेटेड ये पॉइंट भी है, डिस्टल पॉइंट भी समझ सकते हैं आप इसको। तो इससे आप इस पॉइंट का यूज करके आप यहाँ से गर्दन की अकड़ को ठीक कर सकते हैं, यहाँ से जो अटैक हुआ है वात का उसको बाहर कर सकते हैं। सर सीडेट ही करेंगे ना सर? हाँ जी सर सीडेट करेंगे ना, SI3 बिल्कुल, UV60? सीडेट इसलिए करेंगे कि जब हम लोगों ने बात किया कि दो स्टेजेस हम लोगों ने बात किया कि प्रथम 3 स्टेज जो है वो यांग टाइप है, एक्सेस टाइप है, एक्यूट टाइप है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, कोई बाहर से हमारे घर आ गया, हमारे घर में तकलीफ हो रही है, हम लोगों को दिक्कत हो रहा है, हम लोग क्या मारेंगे, धक्का मार के निकालेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना उसको रख लेंगे, धक्का मार के निकालना है, बाहर करना है, ड्रेन करना है। तो हम लोग उसको सीडेट कर देंगे, तो बाहर से जो चीज आया है वो वैसे ही बाहर हो जाएगा। तो सीडेट करना है इसमें। और जितने भी एक्सटर्नल अटैक होता है या पैथोजेंस आता है वो हमारे शरीर के लिए एक्सेस कंडीशन ही है। दूसरा है पॉइंट नंबर 2 पे देखें तो यह यदि शरीर पर विंड हीट का आक्रमण हो तो निम्न उपचार से दिया जाता है। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको देखिए यहाँ ट्रीटमेंट भी सर ने बताया है, या तो आप उधर से यूज कर सकते हैं UV12, ठीक है, इसके साथ जो विंड हीट जो आया है अपने शरीर में उसको निकालने का पॉइंट। तो विंड हीट का जो सिम्टम होता है, अलग अलग तरह के सिम्टम होते हैं, इसमें प्यास भी लगती है, गले में सूखता है, फीवर बहुत तेज होती है, हाई ग्रेड की फीवर होती है, तो अलग अलग सिम्टम होते हैं इसके। उसके हिसाब से इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं जो इसको बैलेंस करते हैं। तो शरीर पे जब विंड हीट का आक्रमण हो तो ऐसे कंडीशन में हम गवर्निंग बेसिस 14, UV12, UV11, LU11, LI4, TW5, LU10 और LU11 इसका उपचार करना है। सर एक बात पूछनी थी, पूछिए। ये जो इसमें बताया कि स्किन पे होता है, आपने ये बताया, तो ये हेडेक और ये सब कुछ भी नहीं हो, लेकिन ओनली स्किन रैशेज और जो होते हैं वो भी इसी से रिलेटेड होता है? देखिए बीमारी के स्टेज, अब देखिए शरीर में आपका अगर ब्लड प्रभावित है उसकी वजह से भी रेसिस आ सकते हैं। तो अच्छा। रेसिस का कोई एक कारण तो नहीं हो सकता, आपके शरीर में पसीना आ रहा है उसकी वजह से भी बहुत बार रेसिस निकल जाते हैं। हाँ, अचानक जब कभी ऐसा होता है तो वो मतलब वो फर्स्ट स्टेज की होता है एक तरीके से। तो अभी जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, मेनली फेब्राइल टाइप ऑफ डिजीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग टोटल फेब्राइल डिजीज टाइप की बात कर रहे हैं, उसके सिम्टम पे बात कर रहे हैं कि बाहर से वात का आक्रमण हो, हीट का हो, कोल्ड का हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, स्किन तो मतलब टेम्परेचर कंट्रोल। ओके सर। हाँ जी, सर एक बार हीट वाली पॉइंट हम ये बोल रहे हैं ना, हम ये बोल रहे हैं आप लोगों से कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना लास्ट में हम लोग बात करेंगे, नहीं तो ये छूट जाएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं वो छूट जाएगा। ओके सॉरी सर, नोट कर लीजिए ना, नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। देखिए हम पूरा चैप्टर आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको, आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इतनी चीजें हमने बता दिया ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
लेकिन आप थोड़ा सा 2-4-10 चीजें और हैं जिसको आप समझ लें तो आपके लिए ज्यादा। चलिए आगे चलिए निरंजन, आगे चलिए। जी सर। जी, आगे चलिए, आगे चलिए। जी 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 ठीक है सर। बहुत बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा हुआ है और कुछ। हाँ, इसीलिए अपने बोल रहे हैं ना कि बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, आपका शरीर पे विंड हीट का आक्रमण हो तो देखिए आपके पॉइंट इसमें दिया गया है, इसको यूज करके आप आसानी से इस विंड हीट को बाहर कर सकते हैं। इसके सिम्टम भी आपको मिलेंगे कि अगर शरीर पे विंड हीट हो उसके क्या क्या सिम्टम है आपको मिलेगा इसमें। यदि शरीर पे विंड कोल्ड का आक्रमण हो तो विंड कोल्ड का देखिए आपके यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं, इस पॉइंट को लगा के आप शरीर में से विंड कोल्ड निकाल सकते हैं। एक्यूट इमरजेंसी हो, कोई आपके शरीर में इस तरह का कोई बाहरी प्रभाव का आक्रमण हुआ, कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो ऐसे कंडीशन में जिंगबेल पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं आप, SI1 UV67। तो आमतौर पर गर्मी लगने के प्रथम चरण में SI2 और UV62 पर उपचार देना चाहिए। तो देखिए ये दोनों के दोनों पॉइंट अगर आप देखें तो दोनों के दोनों कोल्डनेस पॉइंट है। SI2 स्मॉल इंटेस्टाइन का कोल्डनेस पॉइंट, UV66 यूरिनरी ब्लैडर का कोल्डनेस पॉइंट। तो कहने का ये मतलब है आमतौर पर गर्मी लगने के कारण अगर रोग प्रथम चरण में है तो इन दो पॉइंट से भी आप ठीक कर सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा पीरियोडिक फीवर हो, यानी अभी फीवर हो रहा है फिर शाम में हो रहा है, रोज ही हो रहा है थोड़ा थोड़ा लो ग्रेड फीवर, तो ऐसे कंडीशन में भी इसके स्पेसिफिक कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसका यूज कर सकते हैं आप। पीरियोडिक फीवर विथ फेजेस ऑफ चिलिंग, इसके साथ जो है पीरियोडिक फीवर हो उसमें आपको ठंड लगे, चिलचिली लगे, उसके भी पॉइंट्स आपका यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के। उसमें फेजेज में अलग अलग स्टेज होते हैं और अलग अलग स्टेज में अलग अलग सिम्टम है, उसके हिसाब से देख के आप उपचार कर सकते हैं। तो बाहरी वात के आक्रमण के प्रथम चरण में उपचारकों को स्मॉल इंटेस्टाइन एवं यूरिनरी ब्लैडर चैनल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज में इस तरह से आप यूबी और एसआई चैनल के पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। इसमें आप किसी चैनल एक्सिस के माध्यम से किसी जगह की अकड़न को भी ठीक कर सकते हैं। आपने देखा गर्दन की अकड़न, कंधे की अकड़न, तो इसको जब डिटेल्स में पढ़ेंगे टिटाइज 2 में मिल जाएगा आपको चैनल एक्सिस, टिटाइज 1 में मिल जाएगा, उसमें अलग अलग मूवमेंट्स जो लोकोमोटर हैं उसके दिखाए गए हैं कि प्रभावित हो सकता है, उसकी वजह से उसको ठीक कर सकते हैं। तो जो देखिए इस चैनल एक्सिस में हम लोग फेब्राइल डिजीज की बात कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेज ऑफ डिजीज की बात कर रहे हैं तो अपना ब्राइटर यांग चैनल एक्सिस है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक चैनल प्रभावित हो रही है। तो इसमें जो हमारा सिम्टम होगा इस सेकेंड स्टेज में, इसमें फीवर भी तीव्र होगा क्योंकि यांग टाइप है, पसीना अधिक होगा, प्यास लगेगी, नब्ज तीव्र होगा और चिड़चिड़ापन, ये सिम्टम होंगे। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा ये सेकेंड स्टेज है और इसमें एलआई और स्टमक चैनल प्रभावित है। तो ब्राइटर यांग चैनल में इस एक्सिस में दो तरह के डिजीज होते हैं। तो देखिए इसमें दिया है दो तरह में क्या क्या सिम्टम आपको होंगे। तो ब्राइटर यांग मेरिडियन अफेक्शन में तीव्र ज्वर, तो हाई ग्रेड फीवर तो होगा ही होगा, पसीना अधिक आएगी, गर्मी अच्छी न लगना, प्यास के साथ ठंडा पीना चाहे, लाल चेहरा, बेचैनी, लाल जीभ पर पीली परत, तीव्र नब्ज, तो ये बताएगा एक। और दूसरा कंडीशन ये है, इसमें दूसरी जो चीज है, ज्वर तो होगा लेकिन तीसरे पहर में ये ज्वर और ज्यादा बढ़ जाएगा, हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, पसीना भी बहुत ज्यादा आएगा। इसके ये अलग अलग सिम्टम, व्यक्ति नींद में अचेत हो जाएगा और प्रलाप करने लगेगा, कुछ से कुछ बोल रहा है, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगा, डरलम वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में ये आप इसको पहचान कर सकते हैं और पहचान करके उसको उपचार में उसका पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। तो द्वितीय चरण में ज्वर में प्यास लगेगा, गला सूखता है, पसीना आता है। प्रथम चरण में ये सिम्टम नहीं था लेकिन दूसरे चरण में आपको ये सिम्टम मिलेगा। तो इसके साथ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिए हैं जिसको आप द्वितीय चरण में यूज कर सकते हैं, वो है LI4, LI11, GB14, इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड स्टेज की बात करें तो ये है लेजर यांग, जिसे हम लोग साहो यांग भी कहते हैं। इसमें TW और गॉल ब्लैडर, ये भी TW और GB चैनल प्रभावित होती है। अब इसमें यहाँ पे जो कंडीशन आती है, यहाँ रोग शरीर में आधा प्रवेश कर जाता है। तो जब शरीर में रोग आधा प्रवेश कर जाएगा तो इसमें चिल्स भी होगा, यानी कपकपी भी होगी, फीवर भी, ज्वर भी होगा। तो इससे पता चल जाएगा, रोगी जब आया और बोल रहा है फीवर भी है और कपकपी भी लग रही है, उससे पता चल जाएगा कि ये थर्ड स्टेज में प्रवेश कर गया है। तो तीसरे पहर कपकपी और ज्वर होना, फुलनेस ऑफ कोस्टल और हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, यानी जो आपका साइड वाला भाग है उस रीजन में भरापन लगना, भारी भारी सा लगना, भूख ना लगना, गला सूखना, मिचली, कड़वा स्वाद, चिड़चिड़ापन, धुंधला दिखना, कमर में दर्द और तनाव, मांसपेशियों की कमजोरी, शरीर में कड़ापन। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में इतनी सारी चीजें नहीं थी, सेकेंड स्टेज में कुछ चीजें जुड़ गई, ज्वर वगैरह,
और तीसरे चरण में देखिए स्टेज और बढ़ गया, इसमें कपकपी आ गई और सारी चीजें, भरापन आ गया, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है। तो ये सब आपको डायग्नोसिस करने में मदद करेगा कि अब हमारा TW और GB चैनल प्रभावित हो गया, इस एक्सिस पे हमें उपचार देना चाहिए। तो मेन इसका सिम्टम जो है वो चिल्स और फीवर, ये दो सिम्टम है जो बताता है कि बीमारी तीसरे स्टेज में प्रवेश कर गया। तो तृतीय चरण में ज्वर में कपकपी होती है, फिर ज्वर होता है, खाना अच्छा नहीं लगता, उल्टी का भाव बना रहता है और प्रतिदिन एक खास समय पर, खासकर दोपहर के बाद कपकपी होती है, उसके बाद ज्वर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि शरीर में जो भी अटैक आया, बाहरी पैथोजेंस आया, वो शरीर के इंटरनल भाग में प्रवेश कर गया है। अब यहाँ पे उपचार में इस चैनल एक्सिस के इस पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं, जो है TW और GB41। इसके अलावा अगर शरीर में हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भारीपन लगे आपको, तो इसके साथ आप GB के पॉइंट यानी GB34 को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा TW2, 3 और 43, GB43 में से अन्य बिंदुओं की इस चैनल एक्सिस के सिम्टम के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स को इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं। फोर्थ स्टेजेस ऑफ डिजीज की बात करें तो इसमें हमारा ग्रेटर इन, अब देखिए जितने भी यांग ऑर्गन थे पहले, SI-UB, GB-TW और अपना था ऊपर में उसके बाद SLI और स्टमक, लेकिन वहीं आप फोर्थ स्टेज में आते हैं तो यहाँ बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, यहाँ से हमारे इन ऑर्गन प्रभावित होते हैं। तो ग्रेटर इन में टाई इन, इसमें लंग्स और स्प्लीन चैनल प्रभावित होती है। तो इसमें रोग के लक्षण में देखिए क्या मिल रहा है, अगर ये चैनल एक्सिस हमारा प्रभावित हुआ है तो देखिए हम लोग किस तरह से इसको उपचार कर सकते हैं, उपचार में यूज कर सकते हैं। तो देखिए ग्रेटर इन में हमें लंग्स और स्प्लीन चैनल दिख रहा है। तो इसमें रोग का लक्षण जो है वो है पेट फूला हुआ, पेट में गैस बनना। तो जब स्टेटाइज 7 के स्प्लीन वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपको ये सिम्टम में ये मिलेगा, आपको भूख घट जाना, स्प्लीन का स्पेसिफिक सिम्टम, प्यास नहीं लगना, उल्टी पतले दस्त होना, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये एक्सिस प्रभावित हुआ, ये चैनल एक्सिस प्रभावित हुआ। इसमें फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है। तो देखिए चतुर्थ चरण में रोग में ज्वर तो नहीं रहता, केवल 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, यानी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है एक तरह से कह सकते हैं लो ग्रेड फीवर है। 100 के ऊपर जाता है हम लोग हाई ग्रेड बोलते हैं, लेकिन 99 के अंदर हो, 99 तक हो तो हम लोग उसे लो ग्रेड फीवर में मानते हैं। तो 99 इससे फ़ारेनहाइट पे जाती है और पेट में अफारा आ जाता है, भूख प्यास घट जाती है और दस्त बंधा हुआ नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझते हैं कि अपना लंग्स और स्प्लीन चैनल एक्सिस प्रभावित हुआ है। यानी हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो इस चैनल एक्सिस के रिलेटेड पॉइंट को ट्रीट करें, तो ऐसे कंडीशन में ये सारे के सारे सिम्टम हमारे ठीक होने लगेंगे। तो यहाँ पे रोग शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, हमारे वाइटल ऑर्गन प्रभावित हुए, और जब वाइटल ऑर्गन प्रभावित होंगे तो उस ऑर्गन से रिलेटेड जो फंक्शन है, स्प्लीन का जो फंक्शन है वो प्रभावित हो गया, तो भूख वगैरह और सारी चीजें प्रभावित हो गई। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं जिससे आप लंग्स और स्प्लीन चैनल को आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ SP4, ST25, ST36, 37, 39, 44, LU7, LI2, इस पॉइंट को ट्रीट करेंगे तो आपका लंग्स और स्प्लीन चैनल ये ठीक होगा। फिफ्थ स्टेज की बात करें तो इसमें लेजर इन स्टेज, साहो इन भी कहते हैं इसे, और इसमें जो अपने ऑर्गन है वो हार्ट और किडनी, ये एक्सिस में ये चैनल प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। तो देखिए किस तरह से ये लक्षण जब शरीर के अंदर और प्रवेश कर गया, तो इसमें भी देखिए क्योंकि इनमें प्रवेश कर गया तो तुरंत में ज्वर नहीं होगा। तो ये आपके ऑर्गन के लक्षण जो स्टेजेज हैं, हॉट एंड कोल्ड, आप देख रहे हैं ऑर्गन हार्ट जो है हीट एलिमेंट से है और किडनी जो है वाटर एलिमेंट से है। तो देखिए इसमें ज्वर नहीं होता, अपितु शरीर ठंडा होता है, ठंडक अच्छी नहीं लगती, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, रोगी निद्रालु हो जाता है, रोगी की नब्ज कमजोर होती है। लंबी बीमारी के बाद किडनी कुई जब कमजोर पड़ जाती है, खासकर तब जब जन्मजात किडनी यांग कम होती है, ऐसे में रोगी बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब करता है, पेशाब रोकने की क्षमता घट जाती है। ऐसे कंडीशन में निम्नलिखित बिंदुओं को चुन सकते हैं। तो फिफ्थ स्टेज में ये आपके हार्ट और किडनी प्रभावित होंगे, किडनी हार्ट प्रभावित होंगे तो ये सारे के सारे लक्षण आपके शरीर में आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में कुछ चीजें यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए दिया है। कोई लंबी बीमारी से पीड़ित हो तो इस तरह से, खास करके जब जन्मजात ऊर्जा कम लेके आया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, इससे ठीक कर सकते हैं। 6 स्टेज ऑफ डिजीज की बात करें तो इसे टर्मिनल इन, जुई इन कहते हैं, और ये हमारा लास्ट स्टेज है। अब इस स्टेज में हमारा पेरिकार्डियम और लीवर चैनल एक्सिस प्रभावित होता है। तो इसमें पेरिकार्डियम एंड लीवर चैनल एक्सिस प्रभावित होता है, यह रोग का अंतिम स्टेज है।
इसमें रोग शरीर में गहरे बैठ जाता है, यानी सबसे इंटरनल भाग में चला गया, वर्म्स, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, इस चीजों से ग्रसित हो जाते हैं। यानी अब शरीर को लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी इसके लिए। तो रोग के लक्षण भी फ्लक्चुएट करेंगे, उसमें हॉट एंड कोल्ड के लक्षण जो है मिक्स होके आएंगे, कभी कभी अलग अलग भी आते हैं। तो इसमें सिम्टम जो 6 स्टेज में जब पहुंचेगा तो इसमें बार बार प्यास लगना, छाती भारी होना, छाती में दर्द, तनाव होना, भूख रहना पर भोजन अच्छा नहीं लगना, पतले दस्त, हाथ पैर ठंडे, उल्टी होना, गोल कृमि जिसमें हो। तो ये अलग अलग सिम्टम अलग अलग स्टेजेस में बताए गए हैं। इसके अलावा देखिए लंबी बीमारी के बाद वर्म्स, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन शरीर में घर कर लेता है, यानी आपके शरीर में वो अपना घर बना लेता है। आप जो भी खाए पिएंगे उस सब का सब वो हजम कर जाएगा, यानी उसका कब्जा हो जाता है। तथा लीवर इनसे लड़ने के लिए केमिकल बनाने में असमर्थ हो जाती है, यानी बीमारी शरीर में प्रवेश कर गई है, लीवर के ऊपर ही हावी हो गई है, अब वो केमिकल भी तैयार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मार के उसको बाहर कर पाए, तो प्रभावित हो गया, बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने शरीर के लिए। तो यहाँ पे अपना लीवर और पेरिकार्डियम चैनल, तो पेरिकार्डियम द्वारा हृदय के सुरक्षा का काम भी बाधित होने लगता है, फैटी लीवर, पेरिकार्डियम आदि रोग हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में निम्नलिखित पॉइंट्स का चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से चैनल एक्सिस में अलग अलग स्टेजेस हैं और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा 5-10 मिनट का समय आपसे और लेंगे हम। इसमें इस चैनल एक्सिस में हम लोग किसी एक ऊर्जा प्रवाह पथ को, उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, लेकिन इस चैनल एक्सिस के माध्यम से चाहे तो एक साथ हम लोग दो चैनल को एनर्जी उसकी बढ़ा सकते हैं, दो चैनल की हम लोग एनर्जी कम कर सकते हैं। तो जैसे अभी इस चैनल में, इस चार्ट में आपको फिर से दिखाते हैं, थोड़ा सा 2-5 मिनट का समय लेंगे। और जैसे सपोज डेट मान के चलिए ये आपकी फिंगर है फ्रंट साइड की, ये आपका अंगूठा है, और मान के चलिए ये आपका फ्रंट भाग है उंगली का, और इन साइड में यहाँ पे जो मेरिडियन है वो लंग्स, सेंटर में है पेरिकार्डियम, और अंदर की तरफ है हार्ट, ठीक है। और इधर की बात करें तो यहाँ पे स्प्लीन, लीवर और फिर किडनी, सॉरी यहाँ पे लीवर, स्प्लीन और किडनी इस तरह से चलती है। तो हालांकि हम लोग स्प्लीन को इधर ही मानते हैं, इसलिए हमने स्प्लीन को इधर लिख दिया, और यहाँ लीवर चूंकि वो बीच में आ जाती है, घूम के हम लोगों ने पढ़ा है। तो सपोज डेट जैसे देखिए ये लंग्स चैनल है, और हम लोगों ने देखा चैनल एक्सिस में लंग्स और स्प्लीन क्या होती है, एक चैनल एक्सिस बनाती है। तो ऐसे कंडीशन में मान के चलिए स्प्लीन है और ये लंग्स है। अगर किसी का बहुत बार क्या होता है, कोई एक चैनल प्रभावित होता है, मान के चलिए किसी के लंग्स में डेफिशिएंट है, एनर्जी कम है, और दूसरा है आपका स्प्लीन। तो आप देखिए लंग्स और स्प्लीन में क्या कॉमन है, एक तरह से अगर देखें आप, तो एक तरह से देखिए स्प्लीन जो है वो लंग्स की मदर भी है। स्प्लीन अगर 5 एलिमेंट साइकिल में देखें, इस साइकिल में अगर आप देखें इस चार्ट में, तो स्प्लीन जो है वो लंग्स की मदर है, यानी स्प्लीन एनर्जी देगी लंग्स को। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपका स्प्लीन अगर कमजोर हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लंग्स भी कमजोर होगा। हमें कम से कम पॉइंट में इस चैनल एक्सिस में इस एक प्रवाह पथ से दूसरे प्रवाह पथ को एक साथ अगर एनर्जी दोनों में बढ़ानी है, तो मात्र 2 मैग्नेट से इसकी एनर्जी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे हम लोग बढ़ाएं, तो थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे इस चार्ट में, आपकी पुस्तक में ये दिया गया है, आप भी इसको देख के कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ओपन नहीं है, हम इसी पे बताते हैं आपको। तो इस पे कुछ करते नहीं हम लोग, इसमें क्या सिद्धांत बताया गया है कि जैसे हम लोग एसपी और एलयू चैनल की बात कर रहे हैं, इस दोनों चैनल को हमें टोन करना है, दोनों चैनल को टोन करना है। तो जो स्प्लीन और लंग्स का चैनल एक्सिस है, तो स्प्लीन में जो स्टार्ट हो रही है हमारे चैनल एक्सिस, वो इस तरह से स्टार्ट हो रही है, स्प्लीन के तरफ से स्टार्ट हो रही है और आपके लंग्स पे जाके यहाँ पे इंड हो रही है। इंड इसलिए हो रही है कि यहाँ पे लंग्स का हमारा लास्ट पॉइंट आता है LU11, और स्प्लीन का स्टार्टिंग पॉइंट इस चैनल एक्सिस का आता है SP1, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग इधर से मानते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे समाप्त हो रही है। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, दोनों के ऑर्गन सोर्स पॉइंट का यूज करके हम पूरे के पूरे चैनल एक्सिस को टोन कर सकते हैं। हम सोर्स पॉइंट का यूज करके पूरे के पूरे चैनल एक्सिस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे टोन करें, कैसे सिलेक्ट करें, तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है। इसको अगर हमें SP LU चैनल एक्सिस को अगर टोन करना है, तो हमें क्या करना है, स्प्लीन का कोई ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, वो है SP3।
तो हमें क्या करना है, इस जगह पे एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा देना है sp3 पे। उसके बाद लंग्स का जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है वो क्या है, LU9। तो यहाँ से हमने यहाँ क्या किया, sp3 पर एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया, और यहाँ LU9 पे हम लोगों ने क्या किया, एक सिडेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे दोनों के दोनों ऑर्गन टोन हो जाएंगे, दोनों के दोनों चैनल टोन हो जाएंगे, दोनों के दोनों एक्सिस टोन हो जाएंगे। तो एक साथ मात्र 2 मैग्नेट में हम लोग लंग्स को भी टोन कर सकते हैं, स्प्लीन को भी टोन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इस एक्सिस को सिडेट करना है तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जहां से ये एक्सिस शुरू हो रही है इसको यहाँ पे sp3 पे हमने सिडेट कर दिया, और यहाँ LU9 पे हम लोग एक व्हाइट मैग्नेट लगा देंगे, यानी यहाँ टोन कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में पूरी की पूरी चैनल एक्सिस सिडेट हो जाएगी। तो सिम्टम के हिसाब से जब दो एक्सिस में दो ऑर्गन में इस तरह लगे आपको कि हम टोनिफिकेशन सिडेशन करके हम बैलेंस कर सकते हैं, तो इस चैनल एक्सिस का उस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे LI स्टमक आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है LI में एनर्जी कम है, स्टमक में एनर्जी कम है, तो LI के सोर्स पॉइंट को आप टोन कर दीजिए, और स्टमक के जो सोर्स पॉइंट है उसको सिडेट कर दीजिए। आप पूछेंगे LI को टोन क्यों किए, स्टमक के सोर्स पॉइंट को सिडेट क्यों किए? तो देखिए हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है LI1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और स्टमक का यहाँ जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट ST45, इसलिए स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो जिधर हम मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हमने टोन कर दिया, तो एनर्जी टोन होके इधर आगे बढ़ेगी। हमने यहाँ पे इसके सोर्स पॉइंट पे हमने सिडेट कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में पूरी पूरी चैनल टोन हो जाएगी। सिडेट करना हो पूरी पूरी चैनल को, तो LI के इस सोर्स पॉइंट को सिडेट कर दीजिए, स्टमक के ये सोर्स पॉइंट को टोन कर दीजिए। तो कई तरह की तरीके से इस चैनल एक्सिस को आप ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। क्योंकि समय कम है इसलिए शॉर्टकट में हम इतना ही रखना चाहते हैं, बहुत अधिक इसको नहीं ले जा रहे हैं। इसी के साथ हम इस कक्षा को आदरणीय सर को हम हैंड ओवर कर रहे हैं। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार।